नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 57 की, जिसमें हम रोज के तरीके से 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स होंगी, जो कुछ थ्योरी होंगी, उनको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि ये 10 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें समझने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने सुना होगा कि आज ही जो है वो आज ही क्या मतलब कल आया था कि यूपी 8380 में जो एजीटीए का एग्जाम है वो 13 जुलाई को होने वाला है। तो अगर आप उसके लिए एक अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप देखोगे तो वहाँ पर एक लिखा होगा कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। वो वाली जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने लगभग 182 के आसपास लेक्चर पढ़ा रखे हैं, उन लेक्चर्स को आपको देख लेना है। आपके पास टोटल इस समय लगभग 60 दिन का टाइम है, क्योंकि ऑन एन एवरेज मैं मान पा रहा हूँ कि 60 दिन का टाइम है। तो आप लगभग लगभग ऐसे समझो कि रोज 3 लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपका पूरा फंडामेंटल एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर आकर जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो एग्रीकल्चर है, जो एजीटीए के लिए है, वो आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट काजेस पंजेंसी इन मस्टर्ड? मस्टर्ड का जो पौधा होता है उसके अंदर पंजेंसी का कारण क्या होता है? किसकी वजह से उसमें चरपराहट आती है? ठीक, तीखापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ये होता है ग्लूकोसिनोलेट की वजह से, या निकोटीन की वजह से, या एफ्लाटॉक्सिन की वजह से, या फिर ग्रोसीपॉल की वजह से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्लूकोसिनोलेट्स। ग्लूकोसिनोलेट्स जो होता है ये पंजेंसी का कारण होता है मस्टर्ड में, ड्यू टू आइसोथायोसाइनेट। इसके अंदर आइसोथायोसाइनेट होता है, इसी की वजह से ये क्या होता है, इसमें पंजेंट कलर आता है। और ये जो आइसोथायोसाइनेट है ये एक प्रोडक्ट है ग्लूकोसिनोलेट हाइड्रोलाइसिस, इसी का एक ये प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोसिनोलेट आर प्रेजेंट इन ऑल क्रूसिफर इंक्लूडिंग मस्टर्ड। जितने भी क्रूसिफर्स वाले क्रॉप्स हैं उनमें पाया जाता है। और साथ में क्योंकि मस्टर्ड भी एक क्रूसीफेरी का फैमिली का क्रॉप है तो इसके अंदर भी पाया जाता है। दीज कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन हाई अमाउंट कंज्यूमिंग गोइटर इन ह्यूमन एंड कैटल। अगर इसको हाई अमाउंट में खा लिया जाए तो हमको गोइटर होने की संभावना रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अ, जिसको हम गोइटर को समझते हो, गोइटर को क्या बोलते हैं, एक तरीके का घेघा रोग उसको हम कहते हैं। आगे बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेट ए अपर लिमिट ऑफ 0.5%, यानी कि मस्टर्ड में जो पाया जाता है ये आइसोथायोसाइनेट, ये कितना होना चाहिए? 0.5% या इससे नीचे होना चाहिए। अगर इतना है या इससे नीचे है तो आपका जो मस्टर्ड है वो एडिबल है। अगर इससे ज़्यादा हो गया है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। मस्टर्ड वेराइटी जैसे क्रांति है, पूसा पूसा गोल्ड है, उनके अंदर ग्लूकोसाइनेट का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। तो आइसोथायोसाइनेट ये एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड होता है जिसकी वजह से घेंघा बीमारी होती है। इसकी जो अपर लिमिट है वो 0.5% है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया? भारत में कौन सी वेराइटी मस्टर्ड की सबसे पहली बार डेवलप करी गई थी? ये आपका क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर 1 पूसा जय किसान, ऑप्शन नंबर बी NRCHB 506, क्रांति एंड रोहिणी। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही है? तो आपका जो ऑप्शन है NRCHB 506, कई बार एग्जाम में आया है, ये मस्टर्ड की पहली हाइब्रिड वैरायटी है। NRCHB 506 इज द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया डेवलप्ड इन 2009। इसको कब बनाया गया था? सन 2009 में बनाया गया था। ये पहली हाइब्रिड वैरायटी है मस्टर्ड की। इट वाज डेवलप्ड बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर। भरतपुर में एक रेपसीड और मस्टर्ड का रिसर्च सेंटर है, वहीं पर इसको बनाया गया था। नाम क्या है इस वेराइटी का? NRC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर HB, याद नहीं आ रहा है इसका फुल फॉर्म, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऐसे करके है। दिस हाइब्रिड वेराइटी ऑफर हायर यील्ड कंपेयर टू ट्रेडिशनल वेराइटी। ये ट्रेडिशनल वेराइटी की अपेक्षा ज्यादा पैदावार देती है। NRCHB 506 सुटेबल फॉर इरिगेटेड एरिया लाइक राजस्थान। राजस्थान में इसको बहुत अच्छे क्षेत्रफल में उगाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी इंप्रूव मस्टर्ड प्रोडक्शन एंड फार्मर इनकम। हाइब्रिड वैरायटी की वजह से क्या होता है कि जो इनकम, मस्टर्ड की जो प्रोडक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है, जिससे फार्मर की इनकम भी इम्प्रूव हो जाती है। अगला है, व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टी? बोले तो चाय का बोटेनिकल नेम क्या है? कैमेलिया स्पेसीज,
या फिर निकोटियाना टोबिकम, ब्रेसिका स्पीसीज, या फिर ग्लाइसिन मैक्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है कमेलिया चाइनेंसिस। कमेलिया जो चाइनेंसिस है या कमेलिया स्पीसीज जो है, ये आपका चाय का बोटेनिकल नेम होता है। कैमेलिया स्पीसीज इज द बोटेनिकल नेम ऑफ टी, आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ बेवरेज। इसको बेवरेज का यानी कि पेय पदार्थों का रानी भी कहा जाता है। इट बिलोंग्स टू द थैलियसी एंड कैमेलियासी फैमिली। चाहे थैलियसी फैमिली बोल लो या सॉरी चाहे थियसी फैमिली बोल लो और चाहे कैमेलियासी फैमिली बोल लो। तो आपकी जो चाय है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? ये आपकी, चाहे आप बोल लो थियसी फैमिली और चाहे आप बोल लो कैमेलियासी फैमिली, इसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहाँ? टी का ओरिजिन प्लेस क्या है? चाइना है। और ज्यादातर ये कहाँ पर ग्रो किया जाता है? इंडिया में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी ग्लोबली। जिस तरीके से हम चिली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरीके से हम चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हैं। यानी कि सबसे ज्यादा हम उत्पादन भी करते हैं, सबसे ज्यादा हम कंज्यूम भी करते हैं और सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। द बेस्ट प्लकिंग मेथड ऑफ द टी इज टू लीफ एंड ए बड। ध्यान से समझो, जो टी की क्रॉप होती है अपनी, बोले तो जो चाय की क्रॉप होती है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करी जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लकिंग। अब ये प्लकिंग समझना क्या होता है? इसमें होता है, पौधा जो होता है, पौधे की जो ऊपरी पत्ती होती है, पौधे की ऊपरी पत्ती को तोड़ना। क्या को तोड़ना? तो पौधे की ऊपरी पत्ती को जो हम तोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्लकिंग। ये कैसे किया जाता है? बाय हैंड किया जाता है ज्यादा। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये अपना, ये क्या है, ये अपना चाय का बागान। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो यहाँ पर ये वाला जो सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है, यहीं की पत्तियों को हम तोड़ते हैं। अब इस पत्ती में क्या क्या होना चाहिए? दो पत्ती होनी चाहिए, यानी कि अगल बगल से जो दो पत्तियां होती हैं वो होनी चाहिए, और सबसे ऊपर एक बड होनी चाहिए। तो ये एक पत्ती, दो पत्तियां और एक बड, ये सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट टी प्रोडक्शन? भारत में कौन सा स्टेट है जो कि चाय का उत्पादन में सबसे ऊपर है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम और दार्जिलिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी बोले तो आसाम, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आसाम भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर चाय की खेती सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। आसाम इज द हाईएस्ट टी प्रोडक्शन इन इंडिया, नोन फॉर द स्ट्रॉन्ग टी फ्लेवर। टी फ्लेवर यहाँ का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द स्टेट्स ह्यूमिड क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल सपोर्ट टी प्लांटेशन। ध्यान से समझना, जो टी की क्रॉप होती है इसके लिए हमको स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए, थोड़ी सी एसिडिक सॉइल चाहिए। इसके साथ साथ इसमें लाइम का एप्लीकेशन करते रहते हैं जिससे एसिडिटी थोड़ी सी रिड्यूस होती रहे। इसको थोड़ी सी ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कैसी क्लाइमेट? थोड़ी सी ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा लो टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा ट्रॉपिकल कंडीशन में, सॉरी, ये टेम्परेट कंडीशन में थोड़ा सा अच्छे से ग्रो हो पाता है। मेजर टी ग्रोइंग आसाम इंक्लूडिंग डिब्रूगढ़ एंड जोरा। डिब्रूगढ़, जोड़ा में और आसाम में इसकी खेती बहुत अच्छी मात्रा में करी जाती है। आसाम टी इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर इन इंडिया टी एक्सपोर्ट मार्केट। जो भारत में जो टी का एक्सपोर्ट होता है उसमें जो आसाम है उसका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि आसाम से ही टी का ज्यादातर जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से विदेशों में किया जाता है। अदर टी ग्रोइंग रीजन जैसे दार्जिलिंग है और नीलगिरी हिल्स है। ये दो जगह है ऐसे, दार्जिलिंग और नीलगिरी हिल्स, और इसके साथ साथ क्या है, और इसके साथ साथ आसाम। ये दार्जिलिंग जो है अपना, ये कहाँ पर है? दार्जिलिंग आपका पश्चिम बंगाल में है, और आसाम, ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर चाय की खेती बहुत अच्छी मात्रा में करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्लकिंग टी लीव्स? टी लीफ की प्लकिंग के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? एक लीफ और एक बड, दो लीफ और एक बड, तीन लीफ और एक बड, या फिर केवल एक बड? तो इसमें से जो राइट आंसर है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से पूछा भी था, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दो पत्तियां और एक बड, यानी कि अगल बगल की दो पत्तियां और ऊपर का जो एक बड होता है, इतना हम ऊपर का सबसे टर्मिनल पोर्शन तोड़ लेंगे तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। द बेस्ट मेथड फॉर प्लकिंग टी इज टू लीफ एंड वन बड ऑप्टिमल क्वालिटी। बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। दिस मेथड इंश्योर द टी रिटेन इन फ्लेवर एंड एरोमा। फ्लेवर भी बढ़िया मिलेगा और एरोमा भी बढ़िया मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा पत्तियां हम तोड़ लें, मान लो चार पत्ती और एक बड तोड़ लें, तो ये जो नीचे वाली पत्तियां होती हैं इसके अंदर जो फाइबर का कंटेंट होता है, ये फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है,
और इसी फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो क्वालिटी है ये खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। प्लकिंग ओनली यंग लीफ प्रिवेंट बिटरनेस इन फाइनल प्रोडक्ट। और जब हम ओल्ड लीफ प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ओल्ड लीफ की अगर हम प्लकिंग कर लें तो इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि इसके अंदर जो बिटरनेस होती है, बिटरनेस बोले तो तीखापन। जब आप काली चाय पीते हो, यानी कि बिना दूध वाली चाय पियोगे और उसमें चाय पत्ती ज़्यादा डाल दो, तो आपको हल्का सा कड़वापन आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि उसमें चाय पत्ती में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, चाय पत्ती का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। और जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि पुरानी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि पुरानी पत्तियों को ना तोड़ा जाए, केवल और केवल जो नई-नई पत्तियाँ हैं, उन्हीं को तोड़ा जाए। इससे थोड़ा उत्पादन घटता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इट इज़ ए लेबर इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ्टन डन मैनुअली इन इंडिया। इंडिया में ज़्यादातर ये मैनुअली किया जाता है और सबसे ज़्यादा ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर कोई पूछ ले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेबर इंटेंसिव क्रॉप इन इन इंडिया, तो उसमें आपको क्या बताना है? टी बताना है। इसमें जो ज़्यादातर 60% जो आपका प्रोडक्शन है वो कहाँ लग जाता है? 60% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका केवल और केवल किस में लग जाता है? प्लकिंग में लग जाता है। बोले तो अगर 100 रुपये के आपने टोटल भर्ती लगाई है, तो 100 रुपये की टोटल भर्ती में 60 रुपये तो आपकी तुड़ाई लग जाएगी, वाली बाकी 40 रुपये में आपका मार्केटिंग, कल्टीवेशन, हेन तेन जो है गड़म बगड़म सब इसी में लग जाता है। प्रॉपर प्लकिंग इन्हांस द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोसेस्ड टी। अगर प्रोसेस्ड टी की लाइफ को बढ़ाना है तो प्रॉपर प्लकिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर प्लकिंग होने की वजह से हमको अच्छी क्वालिटी का चाय मिल जाता है। व्हाई आर सोडिक सॉयल अनफिट फॉर टोबैको प्रोडक्शन। जो तंबाकू की खेती है उसके लिए जो सोडिक सॉयल होती है वो अनफिट क्यों है? क्योंकि दे लेक न्यूट्रिएंट। क्या इनके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होती है, इसीलिए हम इसमें नहीं कर सकते हैं तंबाकू खेती। प्लांट एब्जॉर्ब क्लोराइड अफेक्टिंग बर्निंग क्वालिटी। जो प्लांट होता है वो क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसकी वजह से बर्निंग क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। बोले तो तंबाकू को जब, बीड़ी या सिगरेट को जब आप जलाओगे तो वो सही से जलेगा नहीं, बार बार बुझ जाएगा। दे काजेस लीफ येलोइंग। इसकी वजह से लीफ के अंदर येलोइंग आने लगती है, यानी कि पत्तियां पीली पड़ने लगती है। या दे रिड्यूस निकोटिन कंटेंट, या इनकी वजह से निकोटिन कंटेंट खत्म हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। निकोटिन कंटेंट वही होता है जिसकी वजह से तंबाकू में नशा आता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है प्लांट एब्जॉर्ब क्लोराइड अफेक्टिंग बर्निंग क्वालिटी। प्लांट जो है वो क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसके साथ साथ बर्निंग क्वालिटी जो है वो तंबाकू की खराब हो जाती है, जिससे आप चाहे हुक्का जलाओगे या बीड़ी जलाओगे या सिगरेट जलाओगे तो इन सभी में आपकी जो बर्निंग क्वालिटी है वो खराब रहेगी, तो बार बार वो बुझता जाएगा। सोडिक क्वालिटी काजेज टोबैको प्लांट टू एब्जॉर्ब क्लोराइड। सोडिक क्वालिटी की वजह से क्लोराइड ज्यादातर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बर्निंग क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है। हाई क्लोराइड लेवल लीड टू पुअर कंबशन ऑफ सिगरेट एंड बीड़ी, ये अभी मैं बोल रहा था। माइल्डली एसिडिक सॉइल, बोले तो 5 से 6 पीएच की सॉइल जो होती है वो सबसे सुपीरियर मानी जाती है टोबैको की क्वालिटी के लिए। सोडिक जो सॉइल होती है वो अफेक्ट करती है फ्लेवर एंड एरोमा को, पोटैटो के लिए, टोबैको के लीफ को। फार्मर यूज सॉइल अमेंडमेंट फॉर करेक्ट पीएच। जब ये सोडिक सॉइल होगी तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए, सही करने के लिए सॉइल अमेंडमेंट का यूज कर सकते हैं हम, जिससे कि हमारा पीएच जो है वो मेंटेन हो जाए। व्हाट इज द निकोटीन कंटेंट इन निकोटियाना रस्टिका। निकोटियाना रस्टिका जो तंबाकू की एक स्पीसीज है, इसके अंदर कितना निकोटीन पाया जाता है? 0.5 से 5.5%, 3.5 से 8% व 1% से 2.5% या 8% से 10%। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बोले तो 3.5 से 8%, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकोटियाना रस्टिका के अंदर 3.5 से 8% के आसपास इसके अंदर क्या होता है? 3.5 से 8% के आसपास इसके अंदर निकोटिन कंटेंट पाया जाता है। इट इज यूज फॉर हुक्का। हुक्का के लिए यूज होता है, च्यूइंग के लिए यूज होता है और स्नफ के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर निकोटीन बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से समझना, निकोटियाना रस्टिका जो है वो किसके लिए यूज होता है? कई बार पूछा जाता है हुक्का तंबाकू किसको कहते हैं? हुक्का तंबाकू या चबाने वाला तंबाकू या स्नफ तंबाकू किसको कहते हैं? तो हुक्का तंबाकू या च्यूइंग तंबाकू किसको बोलते हैं? निकोटियाना रस्टिका को बोलते हैं। निकोटीन इज प्रोड्यूस इन द रूट एंड स्टोर इन लीफ। ये बनता कहाँ पर है? ये पौधे की जड़ में बनता है, ठीक। लेकिन ये जाके स्टोर कहाँ होता है?
ये स्टोर होता है लीव्स में, बोले तो रूट में बनेगा और पत्तियों में पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पार्ट में निकोटिन नहीं पाया जाता है। तो जो तंबाकू होता है, तंबाकू का जो सीड होता है, इसके अंदर निकोटीन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। बाकी पूरे तंबाकू में निकोटीन पाया जाएगा, केवल सीड ही एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर निकोटीन नहीं पाया जाता। निकोटियाना रस्टिका इज स्मॉलर एंड ग्रो ऑन हेवी सैप। निकोटियाना रस्टिका जो होती है, इसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी होती हैं और प्लांट की हाइट थोड़ा सा छोटा होता है और इसको ज्यादातर हेवी सॉइल में ग्रो किया जाता है। हाई निकोटीन लेवल मेक इट लेस सुटेबल फॉर सिगरेट। सिगरेट के लिए इसको थोड़ा सा लेस सुटेबल माना जाता है, क्योंकि अगर इससे तंबाकू बना दिया गया और सिगरेट कोई पीने वाला पी लिया तो नुकसान बहुत ज्यादा करेगा और नशा बहुत भीषण कर देगा। इस वजह से इसको सुटेबल नहीं माना जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोबैको इन इंडिया। टोबैको की पहली हाइब्रिड वेराइटी जो कि इंडिया में डेवलप करी गई थी, GTH1, TMV2 या फिर ब्रैग या फिर क्रांति, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। तो जो आपका ऑप्शन है GTH1, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज द फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ टोबैको व्हिच इज डेवलप्ड इन इंडिया। तो आंसर क्या हो जाता है GTH1। GTH1 is the first hybrid variety of tobacco developed in India. हाइब्रिड वेराइटी ऑफर इम्प्रूव्ड यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट। यील्ड भी बढ़ जाती है और डिजीज रेजिस्टेंसी भी आ जाती है अगर हाइब्रिड वेराइटी डेवलप करती गई। जीटी GTH1 इज सुटेबल फॉर बोथ निकोटियाना टोबैकम और निकोटियाना रस्टिका। ये टोबैकम वाला जो है, इसी से बीड़ी बनती है। क्या बनती है? बीड़ी और सिगरेट। बीड़ी और सिगरेट वाली जो तंबाकू होती है वो कौन सी होती है? निकोटियाना टोबैकम होती है। और निकोटियाना रस्टिका जो होता है, ये अपना हुक्का तंबाकू होता है। हुक्का तंबाकू। इट एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर स्मोकिंग एंड च्यूइंग। स्मोकिंग के लिए और च्यूइंग पर्पज के लिए ये बहुत अच्छी मानी जाती है ये वैरायटी। हाइब्रिड डेवलपमेंट सपोर्ट इंडिया टोबैको एक्सपोर्ट। जो हाइब्रिड डेवलपमेंट अच्छे से सब हो पाया तो इसकी वजह से जो टोबैको था, इसको विदेशों में भेजना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि क्वालिटी बढ़ गई और प्रोडक्शन बढ़ गया। नहीं तो भारत वाले खुद ही खा जाते थे जितना पैदा करते थे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टॉपिंग इन टोबैको। टोबैको में एक प्रक्रिया करी जाती है जिसको हम टपिंग बोलते हैं। इसमें ध्यान से समझना क्या होता है। सबसे पहले उसको ऑप्शन देख लो, आप राइट आंसर बता दो, उसके बाद मैं समझाता हूँ। टू रिमूव पेस्ट, पेस्ट रिमूव करना। टू इम्प्रूव सेल्फ लीफ साइज एंड क्वालिटी। टू इंक्रीज फ्लावर प्रोडक्शन। टू रिड्यूस निकोटिन कंटेंट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव लीफ साइज एंड क्वालिटी। लीफ की साइज और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। टॉपिंग इन टोबैको इन्वॉल्व्स रिमूविंग फ्लावर हेड टू इम्प्रूव सेल्फ लाइफ एंड क्वालिटी। जब हम टपिंग करते हैं तो टपिंग में क्या करते हैं कि जो टर्मिनल पोर्शन होता है, जहां पर फ्लावर आ रहा होता है, क्या आ रहा होता है? जहां पर फ्लावर आ रहा हो। अब क्योंकि जब फ्लावर आएगा तो जो भी एनर्जी है प्लांट की, वो पौधा कहाँ दे देगा? फ्लावर को दे देगा। इस वजह से फ्लावर आने से जस्ट पहले क्या किया जाता है कि जो सबसे टर्मिनल पोर्शन होता है, इसको तोड़ के इतना निकाल दिया जाता है, काट के इसको निकाल दिया जाता है, जिसको टपिंग बोलते हैं। तो जब इसको निकाल देंगे तो पौधे की हाइट नहीं बढ़ेगी, फ्लावर नहीं आएगा। तो पौधे का जितना भी न्यूट्रिएंट है, जितनी भी एनर्जी है, वो पत्तियों की क्वालिटी और साइज को बढ़ाने में लग जाएगा। और तंबाकू की पत्तियां ही हमारा इकोनॉमिक पार्ट होती हैं, वही हमारा सोर्स होता है। इट डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम लीफ टू फ्लावर, फ्लावर टू लीफ, फ्लावर से लीफ पे आ जाता है, यही मैं बोल रहा था। टपिंग इज फॉलोड बाय डीसकरिंग टू रिमूव एक्सिलरी बर्ड। ध्यान से समझना डीसकरिंग क्या होता है। जब हम पोटैटो की खेती, सॉरी, जब हम टोबैको की खेती कर रहे होते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जैसे टोबैको बड़ा होता जाता है, उसके बगल से और शकर निकलने लगते हैं, मतलब छोटे छोटे तंबाकू के और पौधे निकलने लगते हैं। अब ये जो छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, तो धीरे धीरे कंपटीशन भी कर रहे हैं। ये जो हमारा ये मेन जो ब्रांच था, मेन जो तंबाकू का पौधा था, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आके कंपटीशन बढ़ा दे रहे हैं। तो क्या किया जाता है, इनको यहीं जड़ से काट के निकाल दिया जाता है।
तो जो बगल-बगल से जो शकर निकल रहे होते हैं, जिसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, ये जो निकल रहे होते हैं, इनको हटा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीसकरिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीसकरिंग करते हैं, यानी कि सबसे पहले इसको निकाल दो और उसके बाद जो टर्मिनल पोर्शन पे जहाँ फूल निकलने की संभावना थी, वहाँ से ये स्टपिंग करके ये निकाल दो। तो टपिंग हो गया और डीसकरिंग हो गया। अब ये दोनों हो जाता है, तो अपना बचता क्या है, बीच में ये पत्तियाँ पूरी बचती हैं। तो ये पत्तियाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो साइज़ है, क्वालिटी है, सब बढ़ जाता है। दिस प्रैक्टिस एनहांस द कमर्शियल वैल्यू ऑफ टोबैको लीव्स। टॉपिंग इज डन मैनुअली एंड मैकेनिकली डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म साइज। मैकेनिकली भी कर सकते हो और मैनुअली। मैनुअली मतलब अपने हाथ से, और मैकेनिकली मत बोले तो किसी मशीन से। तो दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है, टपिंग, जिसमें फ्लावर को तोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बकवीट। ये जो बकवीट होता है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? फागोपायरा एस्कुलेंटम होता है, या फिर कमेलिया स्पीसीज होता है, या निकोटियाना टोबैकम होता है, या ब्रेसिका स्पीसीज होता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा फागोपायरा एस्कुलेंटम। फागोपायरा एस्कुलेंटम। फागोपायरा एस्कुलेंटम इज द बोटेनिकल नेम ऑफ बकवीट, जिसको हम स्यूडो सीरियल क्रॉप कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? स्यूडो सीरियल क्रॉप। इसको क्या कहते हैं? कुट्टू का आटा। आपने सुना होगा ना, कुट्टू की पूड़ी। कुट्टू की पूड़ी कब बनाया जाता है? जब लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत में इसको खाया जाता है। इसको स्यूडो सीरियल बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक तरीके का फल होता है जिसका आटा बनाया जाता है, लेकिन इसको क्योंकि पूड़ी वूड़ी बना लेते हैं, इसकी पूड़ी रोटी हेन तेन बनाते हैं, तो इस वजह से इसको स्यूडो सीरियल भी कहा जाता है। इट इज ग्रोन फॉर इट्स सीड्स व्हिच आर यूज एज ग्लूटीन फ्री ग्रेन। ग्लूटीन फ्री ग्रेन बोला जाता है इसका सीड। यही सीड जो होता है, इसी को पीस के निकाल लिया जाता है, सीड को ही फल बोला जाता है। बकवीट बिलोंग टू द प्लॉयगोनेसी। क्या होता है? प्लॉयगोनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, और ये सीरियल नहीं है, क्योंकि सीरियल जो है वो ग्रेमिंग या पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये कैसी है? शॉर्ट सीजन की क्रॉप है, जो कि ऑफ्टन यूज इन क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में इसको उगा सकते हैं। बकवीट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट। ये तीनों चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। बकवीट के अंदर प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट, ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो हमें फाइनेंशियली जरूर सपोर्ट करिए। इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके इतना सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और वो जो मैंने लास्ट में आप लोगों से बताया था कि जो प्लेलिस्ट है ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर निमरा सुंडा जी के 142 लेक्चर, जिसमें 182 लेक्चर हैं, इस प्लेलिस्ट को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिए। आपके पास 60 दिन का जो टाइम है, इसमें आप इन चीज़ों को जरूर देख लीजिए, जिससे आपका यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का जो एग्जाम है वो अच्छे तरीके से हो पाए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।